जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आर ओ ए आर ओ यूपी आर ओ ए आर ओ के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यूपी आर ओ ए आर ओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूपी आर ओ ए आर ओ में जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से भी आते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो आर ओ ए आर ओ में आ सकता है या फिर यूपी पीसीएस में, ठीक है, यूपी पीसीएस में यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है यूपी पीसीएस वाला, उसमें अगर उसकी आप तैयारी करें तो उसमें भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को देखिए पूरा, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको आर ओ ए आर ओ का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी अभी हम लोग ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। फिर अभी हम लोग हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे, पॉलिटी, धीरे धीरे इस तरह सारी चीज़ें। हिंदी भी आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो आर ओ ए आर ओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो अगर उसका कोई ऐसा कैंडिडेट है जो यूपी पुलिस की या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो उसकी वीडियो भी धीरे धीरे यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ आपको जो है वो फ्री मिलेगी, बिल्कुल। और वो कहाँ मिलेगी, आप टाइप करेंगे डेसिमल 004, ठीक है, डेसिमल 004, ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। ये जो डेसिमल लिखा हुआ है यही लिख करके आगे 004 कर दीजिएगा, ये मत लीजिएगा टेलीग्राम के लिए, ठीक है। डेसिमल 004 इतना टाइप करेंगे ना आप, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है जिसका नाम है सॉइल, मतलब कि मिट्टी, मृदा संसाधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। सॉइल हेडिंग डाल लीजिए सफ़ेद पन्ने में, और या फिर जिसमें आप नोट्स बनाते हो उसमें हेडिंग डाल लीजिए सॉइल, मृदा संसाधन। और मृदा से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम लोग सारी मृदाओं के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे मृदा का मृदा परिच्छेदिका है, मृदाओं का फिर वर्गीकरण है, जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जलोढ़ मृदा, फिर आगे देखिए इधर दिया होगा काली मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। और फिर आगे नीचे दी हुई है, ये देखिए ये चित्र बना हुआ है, इसको बना लीजिए। बनाएंगे हम लोग, अभी बना के बता दूँ कैसे बनाना है, कैसे कैसे। और ये देखिए लाल मृदा, पीली मृदा, ठीक है, लेटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। तो ये इन सारी मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। और वन मृदा क्या होती है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, आर ओ आर की नज़र से, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। यू पी पी सी एस की नज़र से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर यू पी एस आई में क्या सामान्य ज्ञान आएगा, ठीक है, सामान्य ज्ञान आएगा तो वहाँ भी एक दो क्वेश्चन भले बन सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मृदा संसाधन। कह रहे हैं कि मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, पॉइंट जो है यहाँ पे कि नवीकरणीय है, ठीक है ना। मृदा क्या है, नवीकरणीय। अगर यहाँ पे आ जाए स्टेटमेंट देकर के मृदा जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तो स्टेटमेंट में से नहीं दे देते हैं कि पहली स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट, और फिर दूसरी स्टेटमेंट दे दी ये स्टेटमेंट, फिर पूछ रहे हैं ओनली ए है, केवल एक सही, ऐसे दे देते हैं ना, केवल एक सही। बी देते हैं कि केवल दो सही, ठीक है। सी दे देते हैं एक और दो दोनों सही, और डी दे देते हैं कि ना तो एक सही ना तो दो सही। तो इस तरह के जब टॉपिक जिस तरह के जब बनते हैं ना क्वेश्चन, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। मृदा एक नवीकरणीय मतलब कि दोबारा उसको प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। आगे देखिए आगे पढ़िए। यह पौधों के विकास का माध्यम है। किसके विकास का माध्यम है, पौधों के विकास का माध्यम है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा क्या करती है, पौधों के विकास का माध्यम है, एक मीडियम है जहाँ पे पौधे विकास करते हैं, और पृथ्वी पर बहुत सारे जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है, ठीक है ना। मृदा क्या है, एक जीवित तंत्र। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई कि मृदा एक जीवित तंत्र है। अगर वहाँ पे आ जाए स्टेटमेंट कि मृदा एक जीवित तंत्र है, ये स्टेटमेंट दे दे, है ना, यूपीपीसीएस में या आर ओ में इस तरह की स्टेटमेंट दे दे कि मृदा एक जीवित तंत्र है, तो शायद दिमाग में आए कि मृदा तो यार चलती फिरती तो है नहीं, या मृदा
जो है अपने आप तो बनती नहीं, या फिर ऐसे बड़ी तो होती नहीं मृदा। ये मृदा में जीवित तंत्र क्या है, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में कहा जा रहा है कि मृदा जो है वो क्या है, जीवित तंत्र है। तो मृदा को हम लोग जीवित तंत्र मानते हैं। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो जैसे कि मृदा की आप देखते ना, परत चढ़ गई है, तो वो कुछ सेंटीमीटर की परत अगर बनी है तो वो कितने लाखों वर्ष लगे हैं उसको बनने में। ठीक है, मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच शब्द पे ध्यान दीजिए। उच्चावच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं कि जैसे मृदा बनने की प्रक्रिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उच्चावच, दूसरा है जनक सेल, तीसरा है अथवा, अथवा लगा हुआ है तो एक ही चीज़ है, जनक सेल या संस्तर सेल। फिर है जलवायु, ठीक है, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ, और सबसे मुख्य कारक क्या है, टाइम। टाइम लगेगा ना मृदा बनने में, इस चीज़ को नोट करिए आप, मतलब इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। पहला नंबर डाल लीजिए उच्चावच, ठीक है, दूसरा है जनक सेल अथवा संस्तर, ये एक ही चीज़ है, तीसरा है जलवायु, चौथा है वनस्पति, ठीक है, ये सारे कारक हैं, और अन्य जैव पदार्थ होते हैं, ये 5 लिख लो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट छठवां जो है वो क्या है, टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी को टाइम नहीं दोगे तो शायद वो उस लेवल पर ना पहुंच पाए। ठीक है, हर चीज़ में टाइम लगता है। जैसे कि अगर पौधे बढ़ रहे हैं तो उनमें भी वो भी टाइम लेंगे ना, हम लोग छोटे से बड़े हुए तो हम लोगों ने भी टाइम लिया, तो मृदा को बनने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आगे देखिए कह रहे हैं कि मृदा बनने की प्रक्रिया में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान करती हैं। तो प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, टेम्परेचर परिवर्तन होता रहता है, वो भी मृदा बनने में सहायता करता है, मृदा बनाने में। बहते जल की क्रिया, बहते जल में क्या होता है कि जैसे कि कोई पत्थर है, वो 2-3 पत्थर हैं, वो लुढ़कते 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 महीन कण में टूटते 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 एकदम छोटे हो गए। तो जो वो जब मान लीजिए बड़े थे, 1 टन के थे, और घिसते घिसते वो बचे आधा किलो के या उससे भी छोटे बचे, तो वो जो 1 टन का पत्थर था वो किस में बदला, सॉइल में बदला ना, टूट टूट के बारीक महीन कण में इस तरह मिट्टी में परिवर्तित होता चला गया वो। ठीक है, तो जो जल की क्रिया है, बहते जल की क्रिया, वो भी मृदा बनाने में सहायक होती है। पवन, पवन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, क्योंकि क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी उड़ के जा ही जाती है, अगर हवा कहीं पर है तो वहाँ मिट्टी अपने आप होगी। आप कमरे को बंद कर दीजिए, कुछ दिन ना जाइए, आप जब कमरा खोलेंगे तो आपको जो सामान होगा कमरे पे उस पर धूल मिलेगी। तो इसका मतलब मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है हवा के माध्यम से, अगर जहाँ हवा पहुँच रही है वहाँ मिट्टी पहुँचेगी। ठीक है, हिमनद, जैसे कि हिमनद क्या होता है कि बर्फ़ है कहीं पहाड़ों पे, जो खिसक के नीचे आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी या फिर पत्थर ये सब लेकर के आती है, तो वो भी अपघटन क्रियाएं। ठीक है, अपघटन क्रियाएं, किसी भी चीज़ का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो भी मृदा बनने की प्रक्रिया होती है। जैसे अपघटन, जैसे मान लीजिए कोई जीव है वो मर गया, ठीक है, कोई जीव है वो मर गया, तो वो जब मिट्टी मिलता है तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, मिट्टी का निर्माण कर रहा है, जहाँ आसपास वो मरेगा वो एक नई प्रकार की मिट्टी वहाँ पर थोड़ी बहुत बन जाएगी। ठीक है, मृदा बनाने की प्रक्रिया में, बनने की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। तो अपघटन, डिकम्पोजिशन, किसी बॉडी का डिकम्पोजिशन, ये सब मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान करता है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से परिवर्तन, 2 तरह के परिवर्तन, रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं। मृदा जैव, जैव मतलब मृदा जैव, ह्यूमस, जिसको ह्यूमस बोलते हैं ना, मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। तो मृदा जो है जैव और अजैव दोनों चीज़ें मिलती हैं, जैव चीज़ मिलेगी और अजैव दोनों चीज़ मिलेगी, तब जो है वो क्या बनेगा, मृदा। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित, मतलब कि यहाँ भारत की मृदाएं कैसी हैं उनके बारे में अब आगे बताया गया है। देखो, मृदाओं का वर्गीकरण कैसे, जैसे ये दिखाया है कि भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदा विकसित हुई। अब देखो भारत में क्या है, आप हिमालय की तरफ जाओगे तो आपको अलग टेरेन मिलेगी, मतलब कि अलग तरह की भू आकृति मिलेगी। थोड़ा नीचे आओगे तो गंगा का मैदान मिलेगा। ठीक है, पश्चिम में जाओगे तो आपको जो है राजस्थान की तरफ आपको डेजर्ट मिलेगा, मतलब रेगिस्तान मिलेगा।
थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको वहाँ पर काली मिट्टी मिलेगी। घाट में जाओगे, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो वहाँ अलग तरह की मिट्टी मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे मतलब असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, इस तरह, तो वहाँ पर आपको अलग तरह की मिट्टी मिलेगी। तो भारत में अलग अलग जगह क्या है, स्थितियाँ अलग अलग हैं। जब स्थितियाँ भिन्न होंगी तो मिट्टी की जो क्वालिटी है, मिट्टी का रंग जो है, मिट्टी की गुणवत्ता सब अलग अलग होगी। ठीक है, जितनी फर्टाइल ज़मीन गंगा की होगी, गंगा की यमुना वाला क्षेत्र होगा, उतनी फर्टाइल ज़मीन शायद ही इंडिया में कहीं पे होगी, क्योंकि वहाँ पे जो है मैदान है। ठीक है, और दूसरी वहाँ की मिट्टी अलग है, काली मिट्टी अलग प्रकृति की होती है। सब में क्या होता है, अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे हम लोग पहले पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एकदम हेडिंग डाल के जलोढ़ मृदा, नोट्स छोटे छोटे बनाते जाओ, मतलब कि ऐसे पूरी कहानी नहीं लिखनी नहीं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि ऐसे जलोढ़ मृदा हेडिंग डाल करके छोटा छोटा कुछ लिख लो। जैसे कि यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान, कौन सा मैदान, संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक है, उत्तरी मैदान जो है, संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अब देखो, यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। ठीक है, बनी हुई है। तो जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ मिलेगी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों के जो है कारण जो जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है वो बना है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ गाद मिट्टी बहा के लाती हैं, इसलिए नदियाँ जहाँ होती हैं वहाँ पर क्या होगा, इस तरह की नदियाँ जो भी हैं वहाँ पर क्या होगा कि जलोढ़ मृदा आपको मिल जाएगी। जलोढ़ मृदा भारत में कहाँ मिलेगी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में। जहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है वहाँ पर आपको जलोढ़ मृदा मिलेगी। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात तक भी एक पतली सी पट्टी गई, अभी मैप में हम लोग देखेंगे आगे। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। ठीक है, तो जो घाट है ना, पूर्वी तटीय मैदान, मतलब कि जिसे देख इंडिया का मैप में आप देखोगे ना ऐसे, तो इधर पूर्वी वाला, ठीक है, पूर्वी वाला एरिया जो है, यहाँ पर क्या है, आपको नदियाँ आपने पढ़ा होगा कि यहाँ महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये भी क्या है, जलोढ़ मृदा, ये सब एरिया क्या है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ मृदा में रेत, ध्यान दीजिए, रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। मतलब कि रेत, सिल्ट और मृत्तिका 3 चीज़ होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जलोढ़ मृदा में क्या है, रेत है, सिल्ट है और मृत्तिका, 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे आ जाए तो कन्फ्यूज मत होना कि जलोढ़ मृदा में रेत नहीं होती, के विभिन्न अनुपात पाए। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, नदी के मुहाने से हम घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे नदी का मुहाना मान लीजिए ये है, ठीक है, ये नदी है, ठीक है, और नदी का ये मुहाना है। ठीक है, यहाँ से जो घाटी के हम ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, स्थितियाँ अलग होंगी। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। बात पे ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे ये नदी है मान लीजिए, तो यहाँ पे जो कण होंगे ना बहुत छोटे छोटे होंगे। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, देखो मैं रंग बदल दूँ पेन का, जैसे जैसे आप ऊपर तरफ जाओगे ना, ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको जो कण होंगे उनके आकार, यहाँ बड़े बड़े पत्थर होंगे, यहाँ बड़े बड़े पत्थर होंगे, ठीक है, यहाँ छोटे होंगे थोड़े, यहाँ और छोटे होंगे, यहाँ और छोटे होंगे, यहाँ नीचे आते आते बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको जो पत्थर हैं उनके आकार जो है बढ़ते हुए मिलेंगे। यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृत्तिका पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जिन्हें द्वार, चो क्षेत्र और तराई तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि जो पर्वतों की तलहटी में मतलब कि ये जो है ना ढाल जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ से नदियों का ढाल स्टार्ट होता है, ढाल भंग, मतलब कि जहाँ से ढाल स्टार्ट हुआ उसके समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है, मतलब वहाँ पे कण मोटा होगा। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान, जैसे पर्वत है ना, यहाँ पे जो तलहटी है इसके जो मैदान होते हैं उसको द्वार कहा जाता है, चो, द्वार या चो कहा जाता है। क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। तो यहाँ द्वार में पाई जाएगी,
चो क्षेत्र में पाई जाएगी, ठीक है, द्वार को ही चो बोल सकते हैं। या फिर तराई, तराई तराई भाबर भांगर ये सब आपने पढ़ा हो तो ठीक है, ना पढ़ा हो तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। तराई भाबर भांगर खादर, ठीक है, नीचे दिया भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ अभी। देखो, कणों के आकार या घाटों के अलावा मृदा की पहचान उनकी आयु से भी होती है। मतलब कि कणों के आकार, मतलब कण कितने बड़े हैं, घाटों के सॉरी घटकों के सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार की होती है, आयु के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो वो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, है ना, क्वेश्चन बन गया एक। तो आयु के आधार पर, शब्द पे ध्यान दीजिए, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे पुराना जलोढ़ बांगर जिसे बोलते हैं और नया जलोढ़ जिसे खादर बोलते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। बांगर मृदा में क्या होता है, कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। शब्द पे ध्यान दीजिए, जो खादर मृदा होगी, ठीक है ना, खादर खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण होते हैं। मतलब बांगर जो होती है ना वो पुराना जलोढ़ है और खादर जो है वो नया जलोढ़ होता है। तो बांगर में क्या मिलेगा, खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना, मतलब बांगर में बड़े कंकड़ हैं, ठीक है, बांगर में बड़े कंकड़ हैं और जो खादर है, ठीक है, वहाँ छोटे होंगे। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण होते हैं। मतलब खादर में छोटे छोटे कण होंगे और बांगर में बड़े कण होंगे। इस तरह इसको ऐसे याद कर लो, ये बांगर है तो मतलब बड़े कण, बा से बांगर है ना, बा से बांगर है और बा से बड़े बड़े कण होंगे, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि बा से बांगर, बा से बड़े बड़े कण। इस तरह नोट्स में इसे ऐड कर लो। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। कैसी होती हैं, बहुत उपजाऊ होती हैं। शब्द पे ध्यान दीजिए, अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फॉस्फोरस, चूना युक्त होती हैं। 3 चीज़ें याद रखिए कि पोटास मिलेगी। अभी देखो ये कंपोजिशन जो है कहीं पोटास होगा, कहीं फॉस्फोरस होगा, कहीं पोटास है ही होगा ही नहीं, कहीं फॉस्फोरस होगा, तो ये चीज़ें काफ़ी कठिन हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बार बार पढ़ोगे ना कि किस में क्या होता है तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अब जलोढ़ मृदा में क्या है, पोटास, फॉस्फोरस और चूना युक्त होती है। 3 चीज़ याद कर लो। अब देखो, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूँ, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है, ठीक है। 3 खेती तो आप ध्यान ही रख लो, मतलब इसको तो भूलना ही नहीं कि गन्ना, चावल और गेहूँ, गन्ना, चावल और गेहूँ, इसमें आराम से क्या हो जाएगा आपका, जलोढ़ मृदा में आराम से फसल उगाई जा सकती है और अन्य दलहन फसलों की खेती भी की जा सकती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि मतलब ज़्यादा खेती ज़्यादा होती है। और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई मैदानी इलाका है, खाने पीने की कमी है नहीं, खेती आप करोगे, कुछ भी खेती करोगे तो कुछ ना कुछ आपको खेत में मिल जाएगा। तो ये इसलिए जनसंख्या यहाँ रहने को ज़्यादा तैयार हो जाएगी, ठीक है। अगर तुलना की जाए किसी पहाड़ी इलाके से, वहाँ पे खेती करने में असुविधा होगी, वहाँ खेती के विकल्प बहुत कम होंगे, है ना। बराबर ज़मीन है, उपजाऊ मैदान है, तो कुछ भी बो देंगे तो आराम से कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो जनसंख्या को भोजन और ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी, इसलिए यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। सूखे क्षेत्र की मृदाएँ अधिक क्षारीय होती हैं। सूखे क्षेत्र की मृदाएँ कैसी होती हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसका नोट्स बना लीजिए। अब आगे देखिए, अब एक मृदा और पढ़ लेंगे, काली मृदा, ठीक है। काली मृदा पढ़ लेंगे और मैप देख लेंगे थोड़ा सा। फिर लाल पीली मृदा जो है नेक्स्ट डे अगले दिन देखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला है, इन्हें रेगुर मृदा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा भी गया कि रेगर मृदा होती क्या होती है, रेगर या रेगुर, रेगर या रेगुर, अगर दोनों लिखा हो में से कुछ भी लिखा है तो वो काली मृदा की बात कर रहे हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित होती है, ठीक है। तो जो काली ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी, वो किसी खेती के लिए, कपास, ठीक है ना, है काली लेकिन सफ़ेद चीज़ उगाती है। काली मृदा किसकी खेती के लिए उपयोगी, तो किसकी, कपास के लिए। काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है और काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। किसने, जलवायु और जनक सेल ने।
इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, कौन से पठार, दक्कन पठार, बेसाल्ट है, दक्कन पठार बेसाल्ट के बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। तो इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी। कुल मिलाकर के ये ज्वालामुखी लावा जो होता है ना उससे बनी हुई है। कुल मिलाकर के ये आप समझो कि काली मृदा क्या है, ज्वालामुखी के कारण ये एरिया बना हुआ है जो काली मृदा वाला, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वो ज्वालामुखी के कारण बना है, लावा के कारण। ये मृदाएं महाराष्ट्र शब्द पर ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पठार में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि आप एरिया याद रखो। ठीक है, इसको नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी हम लोग ये मैप भी देख लेंगे एक बार। देखिए, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैले हैं। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली है। कौन, काली मृदा। काली मृदा बहुत महीन कणों वाली अर्थात मृतिका से बनी है। मृतिका का मतलब समझ गया ना, ये क्या होता है, बहुत महीन कण जहाँ होगा उसको मृतिका बोलते हैं। मृतिका बहुत महीन कण होते हैं। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, पॉइंट हो गया कि इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मतलब अगर पूछा जाए कि कौन सी मृदा है जिसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक है, जलोढ़ मृदा है ना, काली मृदा, पीली मृदा, लाल मृदा, तो समझ जाएंगे ना कि क्या होगी। मतलब काली मृदा टिक लगाएं कि इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको याद हो जाए, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, ये सब चीज़ें याद हो जाएं तो अच्छी बात है, ना याद हो तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये हरे वाले से, ये चीज़ें आप लिख लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, गर्म और शुष्क मौसम में इनमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं जो हैं, गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और जो ये मृदा है इसको जोतना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जुताई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। मतलब कि मानसून आया और एक बार बारिश हुई फिर तुरंत ही इसकी जुताई शुरू कर दी जाती है, क्योंकि अगर जुताई बाद में हुई पानी गिरने के बाद तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो उससे बचने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए आप ये नीचे पर देखिए, ये जो हरा वाला है ना, हरा वाला पर्वत और वन है, ये जलोढ़ मृदा है। देखो यहाँ पे पर्वत वाली मृदा है, इसको भी हमने पढ़ा नहीं तो इसको भी देखेंगे नहीं। ये देखो ये जलोढ़ मृदा है, ये वाला, ये सारा जलोढ़ मृदा है। अब देखो ये इस तरह से एक पट्टी से देखो ये राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, जलोढ़ मृदा, अभी ऊपर लिखा भी था जलोढ़ मृदा में कि एक सकली पट्टी के रूप में ये राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। यहाँ पे देखोगे आप तो ये पूरा इधर असम अरुणाचल प्रदेश तक गई हुई है। ठीक है, इधर जो है ये, ठीक है, यहाँ तक फैली हुई है, पश्चिम बंगाल तक। तो इसको देख लीजिए कि ये जलोढ़ मृदा है। और कौन सी हम लोगों ने काली मृदा के बारे में पढ़ा ना, दो मृदा के बारे में पढ़ा, तो ये काली मृदा है, ये वाली, ये पूरा जो एरिया है ये काली मृदा का, यहाँ तक आई है काली मृदा, ये यहाँ तक आई है काली मृदा, ये काली मृदा है। ठीक है, ये थोड़ा सा काली मृदा यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो ये देख लीजिए, इस मैप को कायदे से देख लीजिए कहाँ पर है काली मृदा। ठीक है, ये बीच बीच जो देखिए टुकड़े हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे ये दिख रहे होंगे टुकड़े कि यहाँ यहाँ काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ये काली मृदा वाला एरिया है। तो दो मृदा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक सॉइल नहीं पढ़ी थी तो इसको फिर वीडियो को फिर से देख लीजिए और ये जो मैप है ना ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आप तो वहाँ पर आपको ये फ़ोटो मिल जाएगी। ठीक है, मृदा वाली। तो अगर टेलीग्राम नहीं पता तो मैं बता दूँ, टेलीग्राम जो है आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ और वहाँ पर लिखो डेसिमल, ठीक है, डेसिमल 004, ये टाइप करोगे ना आप डेसिमल 004 तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, मतलब टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हम लोग ये पीडीएफ वगैरह वहाँ पे आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी सॉइल पूरा नहीं हुआ है अभी, मतलब अब देखो ये बचा है आपका लाल और पीली मृदा बचा हुआ है। ठीक है, लाल और पीली मृदा, फिर हम लोग लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। फिर मरुस्थली मृदा पढ़ेंगे, फिर वन वाली मृदा पढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरह जो है इम्पॉर्टेंट पूरा टॉपिक ये है, इसको कवर कर लेंगे। और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा, ये वैसे पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद होंगे, ठीक है। फिर भी ये देख लीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।